नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी कालचक्र में। नमक कैसे कराएगा बरकत, नमक कैसे बढ़ाएगा संपत्ति, नमक कैसे दूर करेगा विपत्ति। किचन में नमक है तो जरूर देखिए कालचक्र। समुद्री नमक का इस्तेमाल, दान और उपाय आपके घर से नेगेटिविटी और वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में तो पंडित जी ने आपको कालचक्र में कई बार बताया है। लेकिन आज पंडित जी पूरे शो में आप सभी को बताने वाले हैं कि समुद्री नमक का साइंटिफिक पहलू क्या है, क्यों खास है समुद्री नमक, कौन कौन से मिनरल्स और एलिमेंट्स होते हैं समुद्री नमक में जो इसको और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। साथ ही नमक से जुड़े वो खास और महत्वपूर्ण उपाय और जानकारियां जो आपने अभी तक नहीं सुनी है, उसके बारे में भी पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 7:27 तक थी। सुबह 7:27 के बाद से नवमी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। सुबह 7:55 के बाद से अनुराधा नक्षत्र शुरू हो चुका है। ध्रुव योग रात 1:42 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 9:50 से सुबह 11:13 तक। गुलिक काल दोपहर 12:35 से दोपहर 1:58 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। समुद्री नमक के ढेरों उपाय आपने कालचक्र में देखे और सुने होंगे, लेकिन आप समुद्री नमक का साइंटिफिक पहलू नहीं जानते होंगे। आखिर क्यों खास है समुद्री नमक? समुद्री नमक के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से तत्व हैं जो न सिर्फ आपको सेहतमंद बनाते हैं बल्कि आपकी हर परेशानी को भी दूर कर देते हैं? ऐसा क्या है समुद्री नमक में जो ये इतना असरदार और चमत्कारी है? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? ये खास जानकारी हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये जो तमाम चीजें हैं समुद्री नमक, ये तो मेरे लिए भी बड़ी विचित्र बात होने वाली है। आज सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि समुद्री नमक इतना उपयोगी है। देखो, ऐसा है कि कालचक्र में मैंने बहुत बार समुद्री नमक घर में इस्तेमाल करने के लिए कहा है। मैंने कई बार आपको ये बताया है कि अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, अपनी मेंटल स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो हफ्ते में एक बार समुद्री नमक या सादा नमक पानी में मिलाकर उससे अपने पूरे घर में पोछा लगाएं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा समुद्री नमक में ऐसा क्या है जो इसको अपने घर में रखने से, इसको खाने से, समुद्री नमक से कुछ उपाय करने से आपके जीवन और घर से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। समुद्री नमक में 75 तरह के मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट होते हैं। 75 तरह के। इसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। सोडियम हमारी मांसपेशियों और हमारे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लोराइड हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को संयमित रखता है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर और खून तक पहुंचाकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोडियम क्लोराइड बहुत ज़रूरी होता है। समुद्री नमक में पोटेशियम भी होता है जो शरीर में एसिड की मात्रा को संतुलित रखता है। समुद्री नमक में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फर भी होता है। समुद्री नमक में फास्फोरस, ब्रोमीन, बोरोन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सिलिकॉन भी मौजूद होता है। कुल मिलाकर ये सारे मिनरल्स जो समुद्री नमक में मौजूद होते हैं, यही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए समुद्री नमक को घर में रखने से और इसके कुछ उपाय करने से
ना सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक स्थिति और हमारी सोच पर भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले पंडित जी आपने ये वैज्ञानिक पहलू पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की। अब आगे आपसे हम ज्योतिषी जो पहलू हैं वो भी जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि ज्योतिष और विज्ञान इसका कहीं ना कहीं तालमेल है? ज्योतिष किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा है। अच्छा। किसी वस्तु के सुसंगठित व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं और ज्योतिष एक सुसंगठित व्यवस्थित और व्यवहारिक ज्ञान है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी एक प्रकार का विज्ञान है। हाँ, चलिए ठीक है, लेकिन कई बार स्क्रीन पर दिखता है, बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी होती हैं कि ज्योतिष और विज्ञान का कोई तालमेल नहीं है। देखो ऐसा है, डिबेट करने की जहाँ तक बात है तो लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, आजकल झूठी लोकप्रियता पाने के लिए प्रवंचना कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक चिंतामणि नाम की मणि होती है, चिंतामणि। आपने नाम सुना होगा लेकिन मैंने नहीं देखा है, तो आपने भी नहीं देखा होगा, और शायद जितने लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं नाम सबने सुना होगा लेकिन देखा किसी ने नहीं होगा। तो चिंतामणि का कार्य ये होता है कि उससे आप जो कहिए, इस धरती पर जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है वो सब आपको उपलब्ध करा देगी। ये चिंतामणि की खासियत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर चिंतामणि से कहिए कि आप मुझे स्वर्ग दिलवा दो, वैकुंठ दिलवा दो, तो चिंतामणि क्या कहेगी कि नहीं, केवल पृथ्वी की वस्तुएं मेरे बस में हैं, मैं पृथ्वी की वस्तुएं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ, इसके ऊपर नहीं। अच्छा, इसी तरह से दिव्या स्वर्गलोक में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष की खासियत यह है कि उसके नीचे खड़े होकर के आप उससे कुछ भी मांगो, स्वर्गलोक की कोई वस्तु मांगो, चाहे इंद्र का पद मांगो, चाहे दिव्य अप्सराओं को मांगो, चाहे इंद्र का भोग मांगो, सब आपको मिल जाएगा, फटाफट वो कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन उससे कहो कि हे कल्प वृक्ष, आप मुझे वैकुंठ दे दो, आप मुझे राम की भक्ति दे दो, आप मुझे कृष्ण की भक्ति दे दो, आप मुझे राम और कृष्ण के प्रति अनुरागी बना दो, राम कृष्ण का मुझसे भजन करवा दो, और मुझे साकेत भेज दो, मुझे वृंदावन भेज दो, वो असमर्थ हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरे पावर में नहीं है, ये मेरे पावर में नहीं है, मेरे पावर में सिर्फ स्वर्ग की वस्तुओं को देने का अधिकार है। लेकिन सद्गुरु तत्व जो है वो आपको सीधे वैकुंठ ट्रांसफर कर सकता है। सद्गुरु जो है आपको सीधे वैकुंठ भेज सकता है, उसकी ये सामर्थ्य है। आज झूठी लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, एक मतलब कि बहुत ही सनसनीखेज हेडिंग लगा करके सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कोई किसी मंत्री को हटा रहा है, कोई किसी का भविष्य खराब कर रहा है, कोई विश्व युद्ध की घोषणा कर रहा है, कोई मतलब कि मई में ये हो जाएगा, अप्रैल में ये हो जाएगा। आधार इसका कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी 50 सालों से ज्योतिष के शास्त्रों का अध्ययन किया है और आज तक मैंने तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है। और अगर मुझे कोई प्रेशर भी करे तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि ज्योतिष के 3 पार्ट हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। संहिता जो है वो इन सब विषयों की भविष्यवाणी करती है और संहिता का हमें अध्ययन नहीं है। और चूंकि कोई भी मनुष्य संहिता के विषयों को नहीं पूछने जाता है तो उसकी दक्षिणा कैसे देगा? और जानती हो, पहले तो यह काम शुद्ध रूप से ब्राह्मणों का था, आज सभी लोग कर रहे हैं, चलो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि ब्राह्मणों की एक क्वालिटी आप जान लीजिए, खाना इन्हें आप 56 प्रकार का खिला दीजिए, उतने खुश नहीं होंगे। दक्षिणा भरपेट दे दीजिए तो आपके ऊपर जय जय हो जाएंगे। ये देखा है, मंदिरों में भी ऐसा होता है। दक्षिणा बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। अगर पंक्ति में इनको बैठा दीजिए
और 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक आप लगातार इनको दक्षिणा बांटते रहिए, ये उठेंगे नहीं। आप ज्योतिष का ज्ञान ते होने के ब्राह्मण बावजूद कह रहे हैं। दक्षिणाधीना, सभी मंत्र, सभी देवता जो है मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और वो ब्राह्मण दक्षिणा के अधीन है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सतयुग से लेके कलयुग तक यही चल रहा है और यही आगे भी चलने वाला है। तो जो लोग ये झूठी फूटी भविष्यवाणियां करते रहते हैं, तो वो तो ज्योतिष की नाक काटते रहते हैं, ज्योतिष की नाक काटते रहते हैं। वो तो लोगों के आस्था और विश्वास पर खिलवाड़ करते रहते हैं। तो उन बातों पर मत जाओ कि डिबेट में क्या होता है, डिबेट में कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। कोई एक मतलब कि पॉडकास्ट में किसी बैठा लिया लड़की को और एक हेडिंग लगा दिया कि इस लड़की ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि सारे मतलब कि विश्व में तहलका मच गया। अब सुनो, अब उसको देखने के लिए सब लोग देख लेंगे, लाइक मिल जाएगा, व्यूज मिल जाएगा, उनका काम हो गया। उस भविष्यवाणी का कोई मतलब हो या ना हो, कोई क्या मतलब। शायद वो रील वायरल हो जाए, लेकिन तथ्य कुछ नहीं है। तो ठीक है, विरोधाभास की कोई गुंजाइश ही पंडित जी ने नहीं छोड़ी, और शायद यही वजह है कि हम दावा करते हैं, न्यूज़ 24 दावा करता है कि कालचक्र में जो भी जानकारी आपको मिलेगी तथ्यपूर्ण और सटीक। समुद्री नमक से जुड़े तमाम उपाय और तमाम जानकारियां आपको आगे भी देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है मेष राशि के राशिफल को जानने का। कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी मेष राशि है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय लग्नेश मंगल के साथ स्नेहा दृष्टि से, तृतीय एकादश दृष्टि से आज इत्थसाल कर रहा है। अगर आप रियल इस्टेट में कहीं पैसा लगाने का मन पहले से बना चुके हैं, तो अगर आज आप पैसा लगाएंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि चूंकि आपका अभी भी राशि स्वामी मंगल अस्त है, इसलिए किसी काम में हड़बड़ी और जल्दबाजी ना दिखाएं। जीवन साथी के व्यवहार को अनदेखा न करें, थकान महसूस होगी, सेहत संभालें। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा न करें। पानी में इत्र डाल करके स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, ये भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, बिहार से पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मैं 43 साल की हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ पंडित। मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल है पंडित जी, जो मुझे घबराहट, बेचैनी बहुत होता है, और पति के आयु के बारे में भी चिंता रहता है, इसलिए कि उसका तबीयत उनका बार बार खराब हो जाता है, तो उनका आयु के लिए भी वो चिंता होता है। और मुझे मतलब कुछ सोचती हूँ भी, नहीं भी सोचती तो मुझे बेचैनी या घबराहट होने लगती है पंडित जी। दूसरा सवाल है, जो आप आशीर्वाद दिए थे आज से 4 साल पहले, जो तुम्हारा बेटा टीचर में अस्थायी रूप से उसको जॉब हो जाएगा पंडित जी, आप बजरंगबली को पकड़ लो, तो वो बजरंगबली का फास्टिंग भी करता है, पूजा भी करता है, बजरंगबली को कस के पकड़ लिया जैसे आप उसको बोले थे। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी, आप उसको आशीर्वाद दीजिए कि इस बार 2026 में अस्थायी रूप से उसको नौकरी हो जाए। पंडित जी, आशा से निराशा हो रहा है मेरा बेटा। पंडित जी, तीसरा सवाल है, जो मेरा घर मकान कब तक बनेगा पंडित जी, इसका आगमन आप कर दीजिए पंडित जी। चलिए देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको बताता हूं कि जो आपको बेचैनी, घबराहट और नेगेटिविटी होती है, वो चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण होती है। आपके जीवन में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, इसलिए निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। पति के जीवन को लेकर डर बना रहता है, अपने भविष्य को लेकर के डर बना रहता है, जिसके कारण बेचैनी, इरिटेशन होता है। आपको एक मंत्र बताता हूँ, ओम जूम सह। ये भगवान शिव का त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है। अगर इस मंत्र को सुबह शाम आपने 24-24 मिनट करना शुरू कर दिया और शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया, शिवलिंग का स्पर्श करना आपने शुरू कर दिया, तो
तो आप विश्वास करिए कि 40 दिनों के बाद ये आपकी बेचैनी, घबराहट और आपके मन का डर समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। ओम जूम सह। और जल्दी अगर परिणाम चाहती हैं तो स्वस्थ आसन पर बैठ करके, पूरब मुंह करके एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए और अपनी श्वास को ओम सोचते हुए, मन में ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सह सोचते हुए श्वास को निकालिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को निकालिए। ऐसा 24-24 मिनट करिए। पहले दिन से ही आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन ये इतना आसान करना नहीं है, इसके लिए अभ्यास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनोरोग है, ये मानसिक एक तरह का रोग है। और इस मनोरोग का यही इलाज है कि त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र या तो किसी फिर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिल करके टिकिया टेबलेट लीजिए, तो उससे आपके मन में निगेटिव थॉट नहीं आएंगे। और या फिर ओम जूम सह का आप श्वासों पर जप करना शुरू कर दीजिए, तो आपको परिणाम एक दिन में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने बेटे के नौकरी के लिए पूनम जी पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी और उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति। आप चिंता मत करिए, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 जून 2026 के बाद आपके बेटे को खूब उत्साह के साथ, लगन के साथ और हनुमान जी को निष्ठापूर्वक याद करते हुए परीक्षा देना चाहिए, सफलता मिलेगी। बहुत घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक मकान बनाने का प्रश्न है, तो सूर्य से चतुर्थ भाव की स्थिति जो है वो है मंगल की। मंगल और शनि दोनों तृतीय एकादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। मंगल अभी अस्त है। मकान बनने में अभी 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। मकान हो जाए आपका, इसके लिए एक बार आप विंध्यवासिनी चली जाइए और वहाँ विंध्याचल पर्वत पर काली खोह से ऊपर चढ़ करके जाइए। वहाँ पर आप देखोगी हजारों मकान बने होंगे छोटे छोटे पत्थरों के। तो आप भी कुछ पत्थर इकट्ठा करके और वहाँ एक मकान बना दीजिए। मकान बना के उसमें एक 10 रुपये का सिक्का रख करके और सीधे घर चली आइए। आप देखिए आपका भी मकान बन जाएगा और अच्छा मकान बन जाएगा। जैसा आपका स्वप्न होगा वैसा मकान बन जाएगा। समय लगेगा लेकिन मकान बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके चतुर्थ भाव में केतु की जो स्थिति है और उस पर शुक्र बुध राहु की दृष्टि है, लेकिन सूर्य अपने भाव से सदाष्टक योग बनाए हुए है। तो इसलिए अपनी चल अचल संपत्ति का ध्यान रखिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करिए। रिश्तों में पुरानी बातों को मत दोहराइए। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिए। ज़्यादा अकेलापन परेशान करेगा। शिव चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अभी तक पंडित जी ने आपको समुद्री नमक की खासियत और साइंटिफिक पहलू के बारे में खास जानकारी बताई, लेकिन मामूली से दिखने वाले समुद्री नमक में और भी बहुत से प्रभावशाली चीजें होती हैं जो आपको और आपके परिवार को खुशियों से भर सकती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं समुद्री नमक को घर में कहाँ रखने से दूर होगी नेगेटिव एनर्जी और बनेंगे आपके सभी बिगड़े काम। पंडित जी, कहाँ रखना ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर तो लोग किचन में ही रखते होंगे। खाने वाला नमक तो किचन में ही रखा जाता है बेटा, लेकिन समुद्री नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की भी ताकत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार साबुत समुद्री नमक में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की क्षमता होती है। समुद्री नमक घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हफ्ते में एक बार पानी में समुद्री नमक डालकर और ख़ास करके शनिवार के दिन अगर घर में पोछा लगाया जाए तो घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। किसी भी त्यौहार या मांगलिक कार्य में अपने घर में समुद्री नमक जरूर रखें।
इससे कोई भी पूजा या मांगलिक कार्य बिना रुकावट के पूरा होगा। घर में समुद्री नमक रखने से आपके घर, आपकी सेहत, आपकी सोच, आपके व्यवहार पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साबुत समुद्री नमक को ढक्कन वाले 4 कांच के कटोरे में डालकर घर की चारों दिशाओं में रखने से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन है, उनको अपने दोनों हाथों में समुद्री नमक थोड़ी देर तक पकड़कर रखना चाहिए। कुछ देर के बाद मुट्ठी खोलकर बचे हुए नमक को वॉश बेसिन में डाल देना चाहिए। इससे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी निकल जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी का शिकार है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, उसके दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा सा समुद्री नमक देकर उसको मुट्ठी बांधने के लिए कहिए। और मुट्ठी ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक बांधे रहे। उसके बाद हाथ को खुलवाइए तो उसके हाथ में गीलापन आ जाएगा और उसको ले जाके उसका दोनों हाथ वॉश बेसिन में धुलवा दीजिए। तो हाथ के द्वारा शरीर की सारी निगेटिव ऊर्जा को ये नमक अपनी तरफ शोषित कर लेगा, जिससे वो व्यक्ति 10 मिनट के बाद ही आपको थोड़ा सा प्रसन्न दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले पंडित जी, अगर किसी के घर में बाथरूम है और वो सही दिशा में नहीं है, यानी वास्तु दोष से ग्रसित है, तो क्या समुद्री नमक वहां रखने से वास्तु दोष खत्म हो सकता है या प्रभाव कम हो सकता है? एकदम। अगर शीशे के कटोरे में, शीशे के बाउल में समुद्री नमक रख करके और उसको लगभग 4 फीट की ऊंचाई पर वॉशरूम में रखा जाए और हर महीने उसको बदला जाए, तो चाहे जितना ही वास्तु दोष होगा उसका असर नहीं पड़ेगा और उस बाथरूम को यूज करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित नहीं होगा। ये कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है। और यदि घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है ना, तो घर की जितनी खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती हैं, सारी खिड़कियों में अंदर की तरफ अगर शीशे के बाउल में नमक भर करके समुद्री रख दिया जाए तो विश्वास करो 100% उस घर का वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, सनातन धर्म की सबसे बड़ी गाली जानते हो क्या है? नमक हराम। किसी को अगर नमक हराम कह दीजिए कस करके, तो चाहे जितना तेजस्वी चेहरा हो लटक जाएगा। नमक हराम। नमक बहुत बड़ी चीज है, बहुत सस्ती लेकिन बहुत बड़ी मान्यता की चीज है। कहते हैं कि जिसका आदमी नमक खा ले तो उसे अदा करना चाहिए। ये कोई नहीं कहता किसी का सेब और अंगूर खा लो तो अदा करना चाहिए, किसी की काजू किशमिश खा लीजिए तो अदा करिए, लेकिन नमक खा लीजिए तो उसको अदा करिए। नमक कितनी बड़ी चीज है। नमक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और जो लोग नमक खा करके भी नमक का फर्ज नहीं अदा करते हैं, वही लोग नमक हराम कहे जाते हैं। तो नमक बहुत बड़ी चीज है। सनातन धर्म में एकदम सस्ता, एकदम कौड़ियों के भाव मिलने वाला नमक प्रतिष्ठा के मामले में सबसे ऊंचे पर, सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, तो सबसे शीर्ष माना गया है नमक कहीं ना कहीं। और नमक का कैसे उपयोग करें, नमक कितना उपयोगी है ये भी जानेंगे, इससे जुड़े तमाम उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय शुक्र राहु के साथ 9वें भाव में स्थित है। शनि आगे है, मंगल पीछे है, राहु साथ में है। कुल मिलाकर के अगर आप जरा सा भी अलर्ट नहीं रहेंगे तो पैसों के मामले में आपसे धोखाधड़ी हो सकती है। और यदि नौकरी करते हैं तो अपने नौकरी के प्रति सतर्क रहिए। जीवन साथी पर जरूरतों पर ही ध्यान दें ऐसा नहीं है, बल्कि जितनी आवश्यकता है उन सबको समझें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहीं घूमने जाएं। बाहरी लोगों को व्यक्तिगत जानकारी न दें। काली चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है।
शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या समुद्री नमक का दान करना चाहिए और अगर हाँ तो कैसे, ये उपाय भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, कितने हैं इनके बुलंद आज के सितारे, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी इस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। अच्छी तो नहीं है आज की स्थिति। आज पैसों की जरूरत पड़ सकती है, पैसों का अभाव खटक सकता है, इसलिए कारोबार में सोच समझ कर कदम उठाएं। नए रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें, मन को शांत रखें, उलझनों से बचें, किसी भी तरह के दिखावे से दूर रहें, संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी समुद्री नमक से जुड़े वो खास उपाय बता रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये उपाय इतने सरल और असरदार हैं कि कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से करके अपनी सोई किस्मत को जगा सकता है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समुद्री नमक न सिर्फ घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करता है, बल्कि समुद्री नमक को एक खास तरीके से घर में रखने से इनकम भी बढ़ती है, खुशियां आती हैं, कुंडली में बैठे ग्रह मजबूत होते हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कैसे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी तक आपने बताया कि कांच के बर्तन में रखना चाहिए और किस तरीके से इसका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, कभी भी नमक अगर आपको रखना है, चाहे किचन में रखना है चाहे घर में कहीं रखना है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि कांच का ही पात्र होना चाहिए, शीशे का ही बर्तन होना चाहिए, कोई दूसरा बर्तन होना ही नहीं चाहिए। कांच की बोतल में समुद्री नमक भरकर इसमें 1 लौंग डालकर अपने घर में रखने से लक्ष्मी की कृपा होती है, धन लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, जिन्हें रात में डर लगता है, जो लाइट बुझा के सो नहीं पाते हैं, जो बाथरूम जाते हैं तो किसी को दरवाजे पर खड़ा रहने के लिए कहते हैं, जिनके अंदर हर समय भय बना रहता है, जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, घर में किसी को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को खट खट की आवाज़ रात में सुनाई देती है, ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई समुद्री नमक का उपाय जरूर कर लेना। और ये समुद्री नमक का उपाय है कि आप अपने बेडरूम में, अगर ऐसा आपके साथ कुछ होता है तो आप अपने बेडरूम में शीशे के बाउल में करके समुद्री नमक रखेंगे, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अपने घर में या बाहर अगर आपको स्ट्रेस होता है तो हर रोज पानी में थोड़ा सा साबुत समुद्री नमक डालकर उससे आपको नहाना भी चाहिए। जिन लोगों को किसी की बुरी नज़र लग रही होती है, उनको साबुत समुद्री नमक को अपने सिर से 7 बार फेर करके नदी या नहर या पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए, नहीं तो अपने घर के वॉश बेसिन में ही डाल देना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसके सिरहाने एक कांच की बोतल में समुद्री नमक भरकर हमेशा रखना चाहिए। समय समय पर इस नमक को बदलते रहना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है, उनको हर शुक्रवार को समुद्री नमक का दान करना चाहिए। अच्छा, नमक का एक प्रभाव आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग 9 दिन नवरात्र का व्रत करते हैं और नमक छोड़ देते हैं, भाई सब कुछ खा रहे हो, कुट्टू का आटे की कचौड़ी भी खा रहे हो, फल भी खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, दही भी खा रहे हो, फिर ऐसा क्यों होता है कि जल्दी से 9 दिन बीते और भोजन करूं? फिर आपको कमजोरी क्यों महसूस होती है? सिर्फ इसलिए कि आप नमक नहीं खा रहे होते हैं। और केवल रोटी, नमक और सरसों का तेल आप खाते रहिए 9 दिन तक, आप 1 मिनट के लिए अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेंगे। क्यों? नमक में ताकत है। आपका ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है और आपको घबराहट हो रही है और 1 चम्मच समुद्री नमक और 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में घोल करके हल्का सा नींबू निचोड़ करके
अगर आपको पिला दिया जाए तो घड़ी के टाइम से 5 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और आपकी घबराहट, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। नमक इतना इफेक्टिव है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए इसका न तो कभी अपमान करना चाहिए और न इसको कभी पैर के नीचे डालना चाहिए। इसका सम्मान करना चाहिए और किसी को देते हुए किसी के हाथ पर कभी नहीं देना चाहिए। किसी पात्र में ही रख करके देना चाहिए, किसी बर्तन में ही रख करके देना चाहिए। और अन्याय से उपार्जित जो व्यक्ति धन संग्रह किया है उसका नमक नहीं खाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इससे बुद्धि भ्रष्ट भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्वत के द्वारा, झूठ और फरेब के द्वारा, ठगी के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, यदि उससे नमक आया है तो उस नमक को खाने से बचना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। जानते हैं, एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक जंगल में एक संत जी रहते थे और संत जी पूरे जीवन से उस जंगल में ही रहते थे। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया था। भटकते भटकते उसे उस संत का दर्शन हो गया और देखा संत में बड़ी प्रतिभा। राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, आप इतने साल से, 50 साल से तपस्या कर रहे हैं, एक बार मेरे राज्य में आप दर्शन दीजिए। तो पहले तो उन्होंने बहुत नानुकुर किया, लेकिन फिर बाद में कहा कि अच्छा ठीक है, चलो। तो राजा ने सवारी भेज करके और उनको बुला करके राजोचित सम्मान से अपने बेडरूम में उनकी बढ़िया चौकी लगा करके और 56 प्रकार का व्यंजन परोस करके उनको भोजन के लिए आग्रह किया। महाराज जी खूब चाव से खाए। कभी जिंदगी में इतना बढ़िया भोजन तो मिला नहीं था। अब खा करके एकदम तृप्त हो गए और वहाँ से विदा हुए। तो जब पहुँचे जंगल में, तभी से सोचने लगे कि काश राजा एक बार फिर बुला लेता और एक बार इतना बढ़िया भोजन करने का मज़ा फिर मिल जाता। कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन था, एक बार फिर बुला लेता, एक बार फिर बुला लेता। बस अब चूंकि सिद्ध पुरुष थे तो उनकी आवाज़ राजा तक पहुंच गई होगी। राजा के मन में फिर आया। राजा 5-7 दिन बाद आए, बोले, गुरुदेव एक बार फिर चल करके मेरे कुटिया को पवित्र कर दीजिए और एक बार फिर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस बार बिना नानुकुर के तैयार हो गए और चले गए। पूरा राजोचित सम्मान से उन्हें बेडरूम में भोजन लगाया गया। रानी, राजा दोनों कक्ष से बाहर हो गए। उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब उठकर खड़े हुए तो देखे एक खूंटी में महंगा सा एक हार जो है टंगा हुआ है। तो उन्होंने फटाक खूंटी से हार निकाला और अपने थैली में डाल लिया और डाल करके जल्दी जल्दी में चले गए जंगल में। 5-7 इधर क्या हुआ, इधर रानी ने कहा, अरे मेरा तो हार गायब है। राजा से कहा कि मेरा हार तो तुम्हारा पंडित ले गया। वही, उसके अलावा तो कोई आया नहीं, वही आए थे, वही ले गए। राजा ने कहा, अगर उनके लिए तुमने एक शब्द भी कुछ बोला तो मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हें प्राणदंड भी दे सकता हूँ। तुम्हारा जितने का हार गया होगा उसका दुगना वाला हार मैं तुरंत बनवा दूंगा, लेकिन उनके खिलाफ अगर तुमने बोला तो ठीक नहीं होगा। रानी चुप हो गई। 4-5 दिन का, 6 दिन का समय बीता। अब वहाँ जंगल में भूखे रहे। 7वें दिन उन्हें बहुत भूख लगी। तो उन्होंने कहा कि अरे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मेरा थैला कितना, वो इतना वजन क्यों हो रहा है? इतना वजन तो मेरा थैला कभी नहीं था। तो जब थैले में हाथ डाल के देखा तो हार। तो उन्हें याद आया, अरे तो हार मैंने वहाँ से चुराया था, ये मैंने क्या कर लिया। अब वो वहाँ से दौड़ते हुए राजमहल में आए और राजा सिंहासन पे बैठा था। बोले, राजा साहब, मैं चोर हूँ, मैंने आपके पत्नी का हार चुराया है, जल्दी से मुझे प्राणदंड दीजिए, मैंने गुनाह किया है। राजा उठ के सिंहासन से खड़ा हो गया। अरे महाराज, आपने हार नहीं चुराया है, ये हार मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आपने कोई हार और नहीं चुराया है। आइए आइए, चलिए कक्ष में चलिए। किसी तरह से राजा शांत करके उनको ले गया। फिर राजा ने कक्ष में जाकर कहा, महाराज ये क्या लीला है, एक बार आप हार ले लेते हैं, दूसरी बार आप चिल्लाते हुए आते हैं, कहते हैं कि हार जो है तुम्हारा है, ले लो, मुझे फांसी दे दो। क्या महाराज, ये क्या लीला है आपकी?
कहना ऐसा है कि तुम्हारा अन्न दूषित है, उसको खाने के बाद मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया, और जब मैं 7 दिन भूखा रहा, फिर मेरा मन जब सात्विक हुआ तो मेरा अपराध बोध हुआ, इसके नाते मैं ये हार लेकर आया और अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। तुम अन्याय से कर उपार्जित करते हो और उससे हमें भोजन कराए हो, जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तुम ये अपना हार लो और मैं चला। तो कहने का मतलब दूषित अन्न जो है, अन्याय से प्राप्त किया धन जो है, वो बुद्धि को तत्काल भ्रष्ट करता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। सब बातों की एक बात कि अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए कि नमक में कितनी चमत्कारी गुण होते हैं और कितना असरदार होता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। धन लाभ के योग तो बन सकते हैं, क्योंकि 6ठे का सूर्य अच्छा ही माना जाता है। अच्छे ऑफर पर सोच विचार जरूर करें। परिवार में कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। मानसिक भ्रम और निराशा से आपको दूर रहना चाहिए। अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए और यात्रा में सतर्कता बरतनी चाहिए। आज किसी भूखे को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। समुद्री नमक का इस्तेमाल, समुद्री नमक का दान और समुद्री नमक का उपाय आपको कोर्ट केस में जीत दिला सकता है। शादी में आ रही रुकावटें दूर कर सकता है और रिश्तों में प्यार बढ़ा सकता है। लेकिन कैसे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी तक तो घरेलू उपाय के बारे में बता रहे थे, सेहत के बारे में बता रहे थे, लेकिन इन चीजों पर भी असरदार है। देखो, मैं एक बात अपने सभी दर्शकों से हजारों हजार बार कह चुका हूं, एक बार और कहना चाहता हूं। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, माने पूर्व उत्तर के कोने में, एक तरह से ये माना जाए कि 22.5 डिग्री से लेकर के 67 डिग्री के बीच में बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, तो उस घर में चाहे जितना पुरुषार्थी पुरुष रहता होगा, चाहे जितना बड़ा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी मकान मालिक होगा, वो भी अपने जिंदगी की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा और परेशानियां कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यह एक ऐसा वास्तु दोष है जिसका शास्त्रों में कोई तोड़ नहीं है। जिन लोगों के घर में बाथरूम गलत डायरेक्शन में है और वास्तु दोष इससे हो रहा है, उनको अपने बाथरूम में एक कांच के बर्तन में, बर्तन का मतलब यहाँ समुद्री कटोरा, आप एक शीशे का कटोरा ही समझें, समुद्री नमक भरकर शीशे के कटोरे में रखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए कि वो गिरे पड़े ना, सावधानी पूर्वक, और उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। वैसे एक उपाय बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत करने में आसान नहीं है। यदि कोई महिला 27 शुक्रवार तक श्रृंगार की सामग्री के साथ समुद्री नमक का भी पैकेट दान करे तो निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होती है और कानूनी मामलों में जीत मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु की स्थिति कभी नहीं आती है। देखिए, अब आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह में भी लोगों को कहा जाता है कि 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और चीनी नमक हल्दी के 1-1 पैकेट अगर बृहस्पतिवार को दान किया जाए तो बृहस्पति ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। तो चने की दाल तो बृहस्पति का ही अनाज है, पीला कपड़ा बृहस्पति का ही रंग है,
केला बृहस्पति का ही फल है, चीनी भी ठीक है, हल्दी भी ठीक है, लेकिन नमक को क्यों घुसाया गया है उसमें? सिर्फ इसीलिए कि नमक से वो दान पूर्ण हो जाएगा। तो किसी भी शुक्रवार को नमक का एक पैकेट खरीद कर इसको अपने घर की नमकदानी में मिला लें। ये उपाय 27 शुक्रवार बिना रुकावट के करें। इससे आपके जीवन में कई अच्छे और बड़े बदलाव आएंगे। समुद्री नमक को कभी भी ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। समुद्री नमक का ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी बर्बादी करने से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जो लोग तनाव में हैं या हमेशा दबाव में काम करते हैं, उनको नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय रोग शत्रु के स्थान में राहु के साथ है और चंद्रमा भी नीच का है। कुल मिला करके अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत भैया सोच समझ करके और बहुत विश्वसनीय व्यक्ति से ही ऐसा कुछ डील आप करें। सोच समझकर साझेदारी करें। रिश्तों के मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं। आंखों में तकलीफ हो सकती है। नौकरी पर संकट आ सकता है। आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन, कितने हैं इनके सितारे बुलंद, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में नीच का चंद्रमा स्थित है और मंगल अस्त है धन भाव का स्वामी होकर। इसलिए भाई आर्थिक लेन देन में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नौकरी और कारोबार में सफलता का दिन है। छोटे विवादों को ना बढ़ाएं, तनाव से बचें। हाथ में चोट लग सकती है। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ेंगे। किसी मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो समुद्री नमक के उपायों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन अब हमारे दर्शकों को पंडित जी बताने वाले हैं नमक से जुड़ी वो जानकारियां जो बेहद ही खास और जरूरी हैं, जिन पर हम सभी को जरूर गौर करना चाहिए। पंडित जी, वो बारीकियां, वो उपाय जिन पर हर किसी को अमल करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, कालचक्र के दर्शक बहुत दिनों से जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो लोग लगभग अपनी जीवन शैली को सनातन धर्म के अनुकूल बना चुके हैं। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे मिलते हैं और कार्यक्रम को देखते हैं, तो जब उन लोगों की प्रतिक्रिया मुझे सुनने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि सही में लोगों ने चीज़ों को अमल किया है। उससे लोगों के जीवन में एक अनुकूल प्रभाव पड़ा है और लोग प्रयास करते हैं कि उन बातों को हम फॉलो कर सकें। नमक चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है। नमक को आप अगर किसी स्टील या लोहे के डिब्बे में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन हो जाएगा, जो बहुत ही घातक होगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में विष योग कहते हैं। ये मिलन रोग और शोक का कारण बन जाएगा। नमक को कभी किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के ही बर्तन में रखना चाहिए। नमक का गिरना शुभ नहीं माना जाता है। भोजन पकाते समय नमक नहीं चखना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। नमक सीधे सीधे किसी को हाथ में रखकर नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उससे नमक उधार कभी न लें। शनि अगर कुंडली में कमज़ोर है तो भोजन में काले नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मंगल कुंडली में कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी वृश्चिक राशि के राशिफल को जानने की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय नीच का चंद्रमा 3 अंश 42 कला पर गोचर कर रहा है।
भाई देखिए, मंगल आपका अस्त है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपनी बुद्धि और धन का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करिएगा, वरना आपकी अपनी ही बुद्धि के द्वारा आपका नुकसान होगा। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, इसलिए कोशिश करिएगा कि विवाद की स्थिति को हंसी मजाक में टाल दीजिएगा। दोस्तों से संभल कर बात करें। आज सेहत का साथ मिलेगा। दूसरों की बुराई करने से बचें। श्री राम चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के राशिफल की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में आज नीच का चंद्रमा है, धन भाव में सूर्य और मंगल की युति है। आपका राशि स्वामी यद्यपि आपके लग्न को, आपके राशि को देख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि की स्थिति को देखते हुए बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं होगी। सिर्फ इसलिए पैसा खर्च करें कि वाहवाही पाने के लिए, तो ये फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। रिश्तों को लेकर अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पेट में हल्का फुल्का कष्ट रहेगा। खान पान संभालिए और समय की बर्बादी मत करिए। व्यर्थ में यात्रा मत करिए। किसी के संकोच में आकर के कोई यात्रा की प्लानिंग मत करिए। गायत्री मंत्र का सुबह शाम जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन, कितना है इनका भाग्य मजबूत, जानते हैं। देखिए, आपके राशि में सूर्य और मंगल की युति है। मंगल अस्त हुआ पड़ा है और सूर्य जो है ये एकदम बाल अवस्था में है। तो ऐसे में जोखिम पूर्ण निवेश से आपको बचना चाहिए। जैसे शेयर में, कोई शेयर जो बहुत अप डाउन कर रहा है, उसमें पैसे मत लगाइएगा। सहकर्मियों से रिश्ते बनाकर रखिए और घरेलू जो रिश्ते हैं उनके निर्वाह में उन्हें बोझ मत समझिए भाई, बल्कि उसे आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। और हाँ, स्ट्रेस तो आज आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वरना इसका आपके सेहत पर असर पड़ेगा। और दूसरों के विचारों का भी स्वागत करिए। दूसरों को दबाने की कोशिश करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के राशिफल की करते हैं। जानते हैं कुंभ राशि का जातकों का आज का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र बुध राहु की स्थिति है। आपके राशि स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान हैं। ऐसे में अगर शनि और बृहस्पति का संयोग देखा जाए तो चतुर्थ दशम है। तो हम कहना ये चाहेंगे, रुपए पैसे के लेन देन में आपको सतर्क रहना चाहिए। सम्मान मिलने में देरी हो सकती है। रिश्तों में जिद से नुकसान हो सकता है। काम का तनाव सेहत बिगाड़ेगा। रिश्तों में भरोसे की कमी हो सकती है। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ के बाद अब बारी मीन राशि के राशिफल को जानने की। तो जानते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि में शनिदेव विराजमान हैं। भाग्य स्थान में नीच का चंद्रमा है और सुख स्थान में बकरी बृहस्पति है। पहले अगर कहीं आपने पैसा 10-5 साल पहले लगाया होगा तो उससे तो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। साझेदारी में लापरवाही बिल्कुल न करें। पुराने रिश्तों में सावधानी दिखाइए। पुरानी बीमारी को अनदेखा मत करिए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिए। किसी भूखे व्यक्ति को, चाहे वो अनजान ही हो, भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बाराबंकी के रहने वाले विनय मिश्रा जी। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है।
चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान। विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस वक्त। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है कालचक्र में। पंडित जी को आपकी सारी डिटेल्स दे दी गई हैं, आप अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरुजी चरण है बस। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता था कि मैं ऑलरेडी मुझे 10 साल हो गया एक नौकरी करते हुए, ना तो मुझे नौकरी में कुछ मतलब मेरा कोई ग्रोथ नहीं है। मैं ये जानना चाहता कि अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो कौन सा करूँ। और दूसरा ये था कि मेरा बेटा जो है वो अमावस को हुआ था, तो इसके लिए उसकी उम्र में या मेरी उम्र में कोई बाधाएं तो नहीं है। देखो, ऐसा है विनय, 3 सितंबर 1997 को बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है, 9:30 बजे रात को बाराबंकी में। बेटा, सितंबर 2016 से तुम्हारी राहु की दशा चल रही है। राहु तुम्हारा पंचम भाव में है और ये नीच के नवांशक में है। ये दशा बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नौकरी चल रही है उस नौकरी को पूरे उत्साह के साथ करने की कोशिश करो और प्रसन्नता के साथ करने की कोशिश करो। नए काम के प्रयास के लिए आप जरूर सोचिए, लेकिन जिस नौकरी में हैं उससे मन नहीं उबना चाहिए या उससे असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए, वरना काम करने का आनंद नहीं आएगा। और ये नीच का राहु सन 2034 तक है। यहाँ तक तो ये आपको बहुत बुलंदी पर पहुँचने ही नहीं देगा। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके कुंडली में बुध भले ही नीच राशि का है लेकिन उच्च नवांशक में है और वो भाग्येश है। उच्च नवांशक में बैठा हुआ भाग्येश आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रमा से जो 10वां भाव है वहाँ बुध की राशि मिथुन है और उस पर दृष्टि देने वाले ग्रह केतु के अलावा और कोई ग्रह नहीं है। ऐसे स्थिति में कहना चाहूँगा कि अभी व्यवसाय के लिए अनुकूल समय नहीं है और अगर आप फ्यूचर में व्यवसाय करना चाहें तो आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस और कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक के सामानों का आप व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 2034 के बाद जब आपका भाग्योदय होगा तब अगर आप कुछ करेंगे तो दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेंगे। दूसरी बात, ये अधम योग में पैदा होने से, अमावस्या में पैदा होने से किसी के आयु पर असर नहीं पड़ता है। ये किसी ने आपको भ्रमित किया है। ना आपके बेटे की आयु कम होगी ना आपकी आयु कम होगी। निश्चिंत रहें। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाएगा बूंदी का लड्डू, कैसे बिगड़े काम बनाएगा बूंदी का लड्डू, और कैसे आपका भाग्योदय कराएगा बूंदी का लड्डू, आइए जानते हैं। पंडित जी, बूंदी का लड्डू तो खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ये बिगड़े काम भी बना सकता है। बूंदी के लड्डुओं में नवग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। बूंदी का आकार गोल होता है, गोल आकार बुध का। बूंदी के लड्डू का रंग बृहस्पति के रंग का पीला और सूर्य को नियंत्रित करता है। बूंदी के लड्डू की सुगंध चंद्रमा, मेवे शुक्र और मिठास मंगल को नियंत्रित करता है। बूंदी के छोटे छोटे दाने राहु, केतु और शनि को नियंत्रित करते हैं। शनि की महादशा 7.5 ढैया में कष्ट मिल रहा है। शनि को शुभ बनाने के लिए बंदरों को बूंदी के लड्डू शनिवार को खिलाइए, इससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी और सफलता के द्वार भी खुलेंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए एक तेल लगी रोटी पर बूंदी का लड्डू रखकर 43 दिनों तक काली गाय को शनिवार को खिलाइए। केतु की महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल मिल रहा है तो बुधवार को भगवान गणेश को मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए, उसके साथ दुर्वांकुर रखिए। केतु के अशुभ प्रभाव से आप बीमार पड़ जाएं तो रविवार को बूंदी के 1.25 किलो लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटें, इससे भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। बूंदी का लड्डू तो सनातन धर्म में है ही चमत्कारी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कहते हैं ना कि अगर किसी का बहुत अच्छा समय चल रहा है या किसी को बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिल गई है तो लोग कहते हैं इनके दोनों हाथ में लड्डू है। मतलब मिठाइयाँ तो इतनी हैं, काजू कतली बहुत महंगी है,
मेवे की मिठाइयाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन क्यों कहावत है कि इनके दोनों हाथ में लड्डू है? क्योंकि लड्डू ही एक ऐसी मिठाई है जो नवग्रहों को नियंत्रित कर लेती है और जिससे सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ऐसा ना हो इस शो के बाद जो शुगर पेशेंट्स हैं वो आपकी बात को आधार लेके अब बूंदी का लड्डू मैं लुत्फ उठाएं। खाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं है। खाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं उसका उपाय करने के लिए कह रहा हूँ। जी। उसका उपाय ये है कि आप बंदरों को खिलाइए, गैया मैया को खिलाइए, आप हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए और स्वस्थ लोगों को खिलाइए। ठीक है। घर में परिवार में जितने स्वस्थ लोग हैं उनको खिलाइए, और आपको खाना है तो प्रसाद की तरह थोड़ा सा आप भी पा लीजिए। ठीक है, प्रसाद थोड़ा की तरह, प्रसाद की तरह। चलिए पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी सटीक जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ लेकर हम हाजिर हो जाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।